नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस में। आखिरकार स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने 2012 में बेड़ा उठाया और 2012 के बाद अब जाकर 2025 में सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार को पटकनी दे रहे हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या हुआ और कैसे राहुल सोनिया को सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा झटका दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाली न्यूज नेशन पर, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने भारतीय राजनीति में तहलका मचा रखा है। नेशनल हेराल्ड केस ये कोई साधारण मामला नहीं है। इसमें शामिल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, इसके शीर्ष नेता गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जंग, जिन्होंने इस केस को कोर्ट में लाकर एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड की आड़ में हजारों करोड़ की संपत्तियों की हड़प करने की साजिश रच रहा था। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस केस में सोनिया और राहुल को जेल हो सकती है? इस वीडियो में सारे सबूत तथ्य आपके सामने आएंगे। कोर्ट में कैसे आखिरकार बाप जो मां बेटे हैं वो कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने फंसाया, और अब सुब्रमण्यम स्वामी जहां ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 7 साल तो इनको लगेगी, तो वो दावा कितना सही, यानी कि 7 साल तक की सजा होगी। हम देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने क्या खुलासे किए हैं। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा झूठा कर रहे हैं, आरोप झूठा लगा रहे हैं? क्योंकि 2012 में केस हुआ, 2014 से ये 2015 से ये मां बेटे इस वक्त जमानत पर नेशनल हेराल्ड केस में ही बाहर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला जो कांग्रेस बता रही है कि राजनीतिक है, क्या वाकई में ये मामला राजनीतिक है या वाकई में चोरी हुई? तो शुरुआत नेशनल हेराल्ड के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक कहानी जानना जरूरी है कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड कौन सी बला है और कौन सी किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर लिए चलेंगे आपको नेशनल हेराल्ड में यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ। साहब, ऐतिहासिक अखबार एक होता है जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। इसकी कहानी शुरू होती है 1968 से, माफ कीजिएगा 38 से। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस अखबार की नींव रखी गई। इसका मकसद था कांग्रेस पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाना, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करना। इस अखबार को एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती थी और इसके तहत 3 अखबार प्रकाशित होते थे, जो अंग्रेजी में एक था नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। ये अखबार स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम हिस्सा थे और इनके पीछे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन समय बदला और 2008 में एजेएल जो थी वो भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। अखबार घाटे में डूब गया और इसने अपना प्रिंट प्रकाशन बंद कर दिया। यहीं से शुरू होता है इस केस की असली कहानी, क्योंकि इस घाटे ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसे सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में कोर्ट में घसीट कर उजागर किया। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत जो तूफानी 2012 में बनी और बीजेपी नेता और मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की। स्वामी कोई साधारण राजनेता नहीं है, वो एक कट्टर और बेबाक नेता है जिन्होंने पहले भी कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है, जैसे 2G घोटाला। उनकी याचिका ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ अन्य नेताओं जैसे मोतीलाल वोरा, जो हमारे बीच के नहीं है, आस्कर फर्नांडिस ये भी नहीं है, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL नाम की एक कंपनी के जरिए एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी AJL की 2000 करोड़ की ज्यादा संपत्तियां जो सिर्फ 50 लाख रुपए में हथिया लिया। अब एक खेल कैसे हुआ वो भी थोड़ा समझिएगा
क्योंकि ये आरोप इतना गंभीर था कि इसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि कोई साधारण कारोबारी का सौदा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने एजीएल को 90.25 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया। ध्यान रखिएगा, एजीएल ने 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज लोन दिया, कांग्रेस ने दिया एजीएल को, एसोसिएट जनरल लिमिटेड को, जो बाद में यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया। और इस प्रक्रिया में एजीएल की सारी संपत्तियां यंग इंडिया के नियंत्रण में चली गई। और ये सब कुछ इतने कम दाम में कैसे हुआ? साफ तौर पर गैर कानूनी लगता है। क्या है यंग इंडिया और एजीएल का कनेक्शन? अब सवाल ये उठता है, जी हाँ, कि यंग इंडिया और कंपनी क्या है और इसका एजीएल से क्या रिश्ता है। यंग इंडिया जो है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि क्या है, एनजीओ है, जो 23 नवंबर 2010 को बनाई गई थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38 जो है प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी थी, यानी कुल 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। बाकी 24% जो है वो नेता जो थे मोतीलाल बेहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो हमारे पास बीच नहीं है। इस कंपनी को धारा 25 के तहत रजिस्टर किया गया था, जिसका मतलब है कि ये सामाजिक कार्यों के लिए बनी थी, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन का गठन ही एजीएल की संपत्तियों को हथियाने के लिए किया गया। एजीएल के पास दिल्ली में, मुंबई में और देश के कई अन्य शहरों में जो प्राइम लोकेशन, वहां पर संपत्तियां थी जिनकी कीमत हजारों करोड़ की है। उदाहरण के लिए दिल्ली का बहादुर शाह जफर मार्ग, जी हाँ, ये नेशनल हेराल्ड की अकेले की जो वो है वो 2000 करोड़ की संपत्ति मानी जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड एजीएल ने 9 करोड़ शेयर वो को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया और इसके जरिए एजीएल की सारी संपत्तियां यंग इंडियन के नियंत्रण में चली गई। स्वामी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने एजीएल को दिया 90.25 करोड़ का कर्ज जो था वो भी अवैध था, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत राजनीतिक पार्टी किसी कंपनी को कर्ज दे ही नहीं सकती है। फिर इस कर्ज को माफ करने के लिए जो यंग इंडिया है उसने सिर्फ 50 लाख का भुगतान किया और संपत्तियों की कीमत के मुकाबले नाप के बराबर था। अब इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद। जी हाँ, 2014 में प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करना शुरू किया। ईडी ने 26 जून 2014 को दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में के आदेश के बाद इस केस को स्वतः संज्ञान लिया। जांच में ईडी ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। सबसे बड़ा इसमें था कि संपत्ति हस्तांतरण का खेल था। जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यंग इंडियन को एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल किया। इसके लिए एजीएल को 90.25 करोड़ का कर्ज दिया, जो बाद में यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दी गई। इस प्रक्रिया में एजीएल के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए और बदले में कांग्रेस ने कर्ज माफ कर दिया। अब ईडी का आरोप है कि यह सारा लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था। अवैध आय का दावा इसमें कह दिया गया। जी हां, ईडी ने अपनी जांच में पाया कि यंग इंडियन ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्तियों के जरिए 90.21 करोड़ रुपए की अपराध की आय हासिल की। इसके अलावा एजीएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में 661.69 करोड़ की संपत्तियां थी, जो कथित तौर पर अवैध तरीके से हासिल की गई थी। उसके बाद पूछताछ और छापेमारी शुरू होती है। जी हां, ईडी ने 2022 में सोनिया गांधी से 12 घंटे तक की पूछताछ की थी। जी हां, 12 घंटे। और उनके सपूत राहुल गांधी से 50 घंटे तक की पूछताछ की थी। इसके अलावा ईडी ने अलग अलग शहरों में देश भर के, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, उसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया लिमिटेड के लगभग 16 जो ठिकाने थे उस पर भी छापेमारी की थी। उसके बाद नवंबर 2023 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया। अप्रैल 2025 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई,
लखनऊ के 661.69 करोड़ की जो एजेएल की संपत्तियां तो कब्जे लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। उसके बाद आते हैं कोर्ट में, जहां आता है एंट्री होती है राउंड जेवनी कोर्ट की। आखिरकार राउंड जेवनी कोर्ट में क्या हुआ, अब बात करते हैं इसकी अदालती कार्रवाई की, जो इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआती सुनवाई 2 जून 2014 में दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने स्वामी की शिकायत पर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। इसका मतलब था कि मामला गंभीर था, लेकिन अभी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ था। ईडी की जांच में तेजी हुई। ईडी ने 2021 में अपनी जांच को गहरा किया, जिसके आधार पर स्वामी की शिकायत थी कि स्वामी ने 2021 में ट्रायल कोर्ट में अपने और सबूत पेश करने की मांग की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अधिकारियों और आयकर अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की बात की गई थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, जिसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को अभी होनी है। लेकिन सबके बीच में चार्जशीट दाखिल होता 9 अप्रैल 2025 को। ईडी ने दिल्ली के राउंड जेवनी कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पीएमएलए की धारा 3 यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की और धारा 4 मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा के तहत आरोप लगाए गए। प्रवर्तन निदेशालय दावा करता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 142 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो अपराध से आय की गई, यानी कि लाभ उठाया। अब इस सबके बीच में कोर्ट का रुख राउंड जेवनी कोर्ट की विशेष जज विशाल गोगोई ने जो प्रवर्तन निदेशालय उसकी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले कुछ दस्तावेज की कमी को लेकर सबूत मांगे ईडी से। कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जज का कहना था कि पहले आरोपियों का पक्ष सुनना जरूरी है। अब क्या होता है, 2 मई 2025 को नोटिस जारी होता है कोर्ट का। कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन को नोटिस जारी करती है कि बात सुनी जा सके। सुनवाई 21 और 22 मई को हुई। कोर्ट में मामले में 8 जुलाई 2025 को लिए सूचीबद्ध किया गया। ताजा सुनवाई 8 जुलाई 2025 को ईडी और वकील के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू कोर्ट में तर्क दिए कि सोनिया और राहुल एजेएल की संपत्तियों को हथियाने की साजिश रची। कोर्ट ने मामले को 12 जुलाई 2025 के लिए सूचीबद्ध किया। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय और स्वामी के दावे अब जो आते हैं इस केस में सबसे अहम हिस्सा है वही सबूत है। अब हम सबूतों पर आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और प्रवर्तन निदेशालय कई ठोस दावे करते हैं जो इस केस को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत करते हैं। सबूतों और तथ्यों का अगर विश्लेषण करें तो अब हम उन सबूतों के तथ्यों पर गौर करेंगे जो सुब्रमण्यम स्वामी और प्रवर्तन निदेशालय ने पेश किए। ये वो बिंदु हैं जो इस केस में गांधी परिवार के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम था कि कर्ज का अवैध हस्तांतरण, यानी कि स्वामी का और ईडी का सबसे बड़ा आरोप है कि कांग्रेस ने एजेएल के 90.25 करोड़ ब्याज मुक्त जो कर्ज दिया था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है, इस कर्ज के बाद यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया और सिर्फ 50 लाख के भुगतान में एजेएल की सारी संपत्तियां यंग इंडियन के पास चली गई। ईडी का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से गैरकानूनी थी, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी थी और शेयर धारकों को कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। अब दूसरा इसमें बात आता, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा जो सबूत था कि संपत्तियों की कीमत का अंतर था। चूंकि एजेएल की संपत्तियों की कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन यंग इंडियन ने इन्हें सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट में भी दावा किया है कि यंग इंडियन ने 90.21 करोड़ की अपराध की आय की कमाई और इससे में 18 करोड़ फर्जी दान, 38 करोड़ फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ फर्जी विज्ञापनों का इस्तेमाल किया गया। ये चार्जशीट में है ईडी की। इसके अलावा अब यंग इंडिया की एक संदिग्ध भूमिका आ जाती है। एक सबूत यह भी है कि यंग इंडियन को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया, लेकिन ईडी का कहना है कि इसका इस्तेमाल तो केवल एजेएल की संपत्तियों को हथियाने के लिए किया गया। स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडियन में ना तो कोई अखबार शुरू किया, ना ही कोई सामाजिक कार्य किया, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था जो वो हुआ ही नहीं। अब शुरू होता है इन सबके बाद संपत्ति जब्ती का खेल। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय नवंबर 2023 में
751 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति को अटैच करता है, जिसमें 661 करोड़ रुपए की जो संपत्ति होती है वो एजीएल की नहीं, एसोसिएट जनरल लिमिटेड की होती है। इसके अलावा ईडी इन संपत्तियों को कब्जे लेने की प्रक्रिया जो होता है वो अप्रैल 2025 से शुरू करता है। ये जितनी संपत्तियां थी वो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अलग अलग शहरों में थी और नेशनल हेराल्ड जैसी प्राइम लोकेशन भी, प्रॉपर्टी भी शामिल थी। इन सब के बीच में इनकम टैक्स की भी जांच की एंट्री हो जाती है। चूंकि 2018 में इनकम टैक्स ने यंग इंडिया और एजीएल की वित्तीय गतिविधियों की जांच शुरू की थी। इस जांच में कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में सोनिया और राहुल की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उनकी कार्रवाई रद्द करने की मांग की भी ठुकरा दिया था। अब इसमें थोड़ा सा कांग्रेस का पक्ष भी समझना जरूरी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी ने अपने अपने पक्ष जरूर रखे, लेकिन कांग्रेस का कोई टेक्निकल पक्ष नहीं आता है। तो कांग्रेस का जो पक्ष आता है, असल में अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है कि आपने चोरी किया है, तो आपको यह साबित करना होता है कि आपने ये चोरी नहीं किया है। चूंकि ये बात अकाउंट में तो आपके पैसों की है, पैसों के हेर फेर की है, तो आपको पैसों के हेर फेर को दिखाना पड़ेगा कि देखिए आप गलत है। यहाँ कांग्रेस का पक्ष है वो बड़ा ही अजीब है। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध करार देती है। ठीक है, राजनीतिक प्रतिशोध है, लेकिन आपको इस प्रतिशोध का जवाब सबूतों के और साक्ष्यों के साथ देना चाहिए। मतलब अगर आपको 90 करोड़ की प्रॉपर्टी जो लोन था वो 50 लाख रुपए में निपटा दिया और 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल कर ली, अवैध तरीके से पैसे अर्ज किए, मतलब आपने अर्जित किए, उन सबके बारे में आप डिटेलिंग क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ कह रहे हो कि ठीक है, मानते हैं राजनीतिक प्रतिशोध है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध का कोई टेक्निकल चीजें भी अगर हैं तो उस टेक्निकल चीजों को आपको कहीं ना कहीं आपको यहां पर सबूत देना पड़ेगा। आप क्या दर्शक इस बात से सहमत है या नहीं सहमत है कि इन टेक्निकल चीजों का सबूत देना चाहिए, या सिर्फ यही कहना चाहिए कि बीजेपी हमें फंसा रही, बीजेपी हमें फंसा रही है? हम इन सब के बीच में कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड और एजीएल स्वतंत्र आंदोलन का हिस्सा थे और इनका मकसद कभी भी निजी लाभ कमाना था ही नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वकील भी हैं इस केस में, और जयराम रमेश ने दावा किया है कि यंग इंडियन का गठन एजीएल को पुनर्जीर्ण करने के लिए किया गया था, न कि संपत्ति हथियाने के लिए। इस मामले में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ और न कोई निजी लाभ लिया गया। अब इस सबके बीच में प्रवर्तन निशाना और बीजेपी सरकार इस केस में कांग्रेस की छवि खराब करने की, परिवार को निशाना बनाने का इस्तेमाल कर रही है, ये कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई एजीएल की संपत्तियां वो जान सेवा के लिए थी और उन्हें बेचा या निजी संपत्तियों के इस्तेमाल नहीं किया गया। पार्टी ने देश भर में ईडी के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किए। इसके अलावा ईडी और स्वामी का तर्क है कि अगर ये सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए था तो फिर यंग इंडिया लिमिटेड यानी एजीएल की संपत्तियां जो है, माफ कीजिएगा, यंग इंडियन और एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्तियां हैं, इतने कम दाम में क्यों लिया गया और क्यों किस ये शेयर धारकों को इस डील की जानकारी भी क्यों नहीं दी गई? अब क्या कहते हैं तथ्य, वो जो जेल जाने की बात हो रही, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी 7 साल तो कहते हैं कि भैया 7 साल के लिए जाएंगे, बाकी ये 20 साल तक के लिए भी जा सकते हैं। अब तथ्य क्या कहते हैं? आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सोनिया और राहुल गांधी को जेल हो सकती है? इसका जवाब देने के लिए हमें कानूनी तथ्यात्मक पहलुओं को देखना पड़ेगा। चूंकि मामला पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सजा होनी है, तो पीएमएलए की धारा 4 के तहत अगर बात करें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 142 करोड़ रुपए का अपराध की आय का लाभ उठाया है। अगर कोर्ट इस चार्जशीट को स्वीकार करता है और सबूत मजबूत मानता है तो दोष सिद्ध होने पर जेल की सजा संभव है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो सोनिया और राहुल गांधी 2015 से जमानत पर हैं। इसका मतलब है कि अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट ने अभी तक ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान भी नहीं लिया है और 25 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने ईडी के और दस्तावेज मांगे थे। चूंकि भारत में जो कानूनी प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है। भारतीय कानूनी प्रणाली में ऐसे मामले में ट्रायल और फैसला आने के बाद साल लग जाते हैं ट्रायल कोर्ट में। उसके बाद दोष सिद्धि हुई होता है तो सोनिया राहुल के पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है। हाई कोर्ट में कुछ होता है फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार उनके पास है। यानी इससे सजा में देरी हो सकती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि सोनिया और राहुल गांधी को जेल होगी।
उदाहरण के लिए बात करें तो 2022 और 23 में भी उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ रही तो गांधी परिवार को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन स्वामी के दावों में कोर्ट में सबूतों के आधार पर परखा जाएगा, ना कि उनकी बयानबाजी पर। ईडी के सबूतों में मजबूती ये बात तय है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जब 751.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच करने 142 करोड़ के अपराध की आय के दावे किए हैं, अगर ये सबूत कोर्ट में टिकते हैं तो मामला गांधी परिवार के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के वकील इन सबूतों को कमजोर साबित कर देते हैं तो जेल की संभावना कम हो सकती है। क्या है ये केस इतना बड़ा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं है, ये भारत के दो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक राजनीतिक जंग का प्रतीक भी बन चुका है। कांग्रेस का दृष्टिकोण है, कांग्रेस का कहना है कि ये केस बीजेपी साजिश है जिसका मकसद गांधी परिवार को बदनाम करना है और कांग्रेस को कमजोर करना। बल्कि बीजेपी का दृष्टिकोण है कि भाई बीजेपी और स्वामी का कहना है कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला और गांधी परिवार को जवाबदेह होना चाहिए। इसके अलावा इस केस में मीडिया, जनता, राजनीतिक हलकों में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत पर हमला मानते हैं तो कुछ इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताते हैं। इस केस में असली हीरो जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी इस केस के केंद्र के है, क्योंकि उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना डरे लड़ता है। स्वामी ने न सिर्फ इस केस में कोर्ट में लाया, बल्कि वो हर सुनवाई में सक्रिय रूप में शामिल हुए रहे। 2012 में उनकी याचिका इस मामले में शुरू किया और 2021 में उनके सबूत पेश किए और आयकर विभाग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अधिकारियों को गवाह मांग बनाने की बहुत सारी चीजें की। स्वामी ने बार बार इस केस को लेकर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तक का दावा किया। और स्वामी की सक्रियता ने ईडी को भी इस मामले में तेजी जांच करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कुछ लोग, खासकर कांग्रेस समर्थक, स्वामी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के इशारे पर गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जेल की राख कितनी संभव, कितनी मुश्किल, अब सवाल यह है कि क्या सोनिया और राहुल गांधी को सचमुच जेल होगी? संभावना है। अगर ईडी को सबूत कोर्ट में टिकते हैं तो कोर्ट चार्जशीट स्वीकार करता है तो ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के अगर दोषी सिद्ध होते हैं तो पीएमएलए के तहत सजा हो सकती है। ईडी ने दावा किया 988 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग है जिसमें सोनिया राहुल गांधी का सीधा रोल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मजबूत कानूनी टीम है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि यंग इंडियन का मकसद असामाजिक और कोई अवैध लेन देन नहीं था। कई लोग मानते हैं कि केस में बीजेपी के रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद कांग्रेस को कमजोर करना। अगर ऐसा है तो कोर्ट के बाहर इस केस का कांग्रेस पर जो है वो राजनीतिक छवि पर असर पड़ सकता है। आज की तारीख में स्थिति है कि राउंड जुबली कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही। ईडी के वकील एसबी राजू अपने तर्क दे रहे हैं और कोर्ट जल्द से जल्द चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला करेगा। अगर कोर्ट चार्जशीट स्वीकार करता है तो ट्रायल शुरू होगा और एक केस गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर ईडी के सबूत कमजोर साबित होते हैं तो मामला कमजोर पड़ जाएगा। तो निष्कर्ष है इस सबका कि सच क्या है कि वाकई में नेशनल हेराल्ड केस एक जटिल और बहुआयामी मामला है। एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी के पास ठोस सबूत जो ये दर्शाते हैं कि गांधी परिवार यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए संपत्ति हथियाने की कोशिश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताकर उसे छवि बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच यह है कि कोर्ट ही इस मामले पर अंतिम फैसला करेगा। अगर ईडी के सबूत मजबूत साबित होते हैं तो सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जेल जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कांग्रेस के अपने दावे सही साबित करते हैं तो ये सिर्फ सामाजिक कार्य था, तो ये केस उनके लिए राहत बन सकता है। दोस्तों, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। हर सुनवाई के साथ नई जानकारी आ रही है। तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को जेल होगी, सोनिया गांधी को जेल होगी? आपकी क्या लगता है? केस सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है? ये सब कुछ अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं, हमारे हाथों को मजबूत करिए, सपोर्ट करिए। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।